हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईज के क्विज, जो कि हमारे यहाँ पे जनवरी मंथ की चल रही है। तो इसमें कुछ सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग आईआर देखने वाले हैं। आईआर के लास्ट लेसन में हम लोग 10 क्वेश्चंस को कवर किए थे और रेस्ट ऑफ द लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप लोग को और भी लेसन की क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करनी है तो आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन आज की, और ये आपके लिए प्रैक्टिस है। और आप लोग जो है डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करते रहिए, जिससे कि आप लोग को ये पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो लास्ट में वीडियो ओवर होने के बाद आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि 10 आउट ऑफ आपको कितनी मार्क्स आई। और साथ ही साथ आप लोग को मेरे को आंसर देने से पहले आप लोग को खुद के आंसर को टिक मार्क कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 11th क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि आज हमारी फर्स्ट क्वेश्चन होगी। बट स्टार्ट करने से पहले एकदम से एक होता है ना इम्पॉर्टेंट वाली न्यूज़। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अभी आपको मेरे चैनल पे जितनी भी विजन आइज की मैगजीन्स की जो लेसन्स थी, सारी लेसन्स अभी आप लोग को अनअवेलेबल दिख रही है, यानी कि प्रोवाइड नहीं की जा रही है। और वो मैं हाइड कर दी हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि विजन आइज वाले ने स्ट्राइक देना स्टार्ट करी है और वो अब यहाँ पे परमिट नहीं कर रहे हैं कि उनकी PDF से कोई यहाँ पे लेसन्स बनाए। ठीक है, शायद उनका कुछ फ्यूचर प्लानिंग है, बट आई डोंट नो, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग पे फोकस दिया जा रहा है। वो काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूट है और उनके कंटेंट को हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी इस्तेमाल कर रही थी, तो वो तो ऐसे भी इलीगल थी, बट मैं कन्वीनियंट देके आप लोग को पढ़ा रही थी कि आप लोग की डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन अब क्या है कि उन्होंने यहाँ पे वार्निंग दे रखी है, काफ़ी चैनल्स को स्ट्राइक भी मिले हैं जो कि ऑलरेडी PT 365 को डील कर रहे थे। बट थैंक गॉड कि हमारे चैनल को स्ट्राइक नहीं दिया गया। तो मैं थोड़ी सी प्रिकॉशन मेजर ले रही हूँ, क्योंकि और भी चैप्टर्स है, आपको यहाँ पे और भी सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पॉलिटी है, यहाँ पे हम लोग इनसाइट्स की ये मैगजीन्स भी डील करते हैं। आपको शंकर आइस अकेडमी की भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग साइड बाई साइड डील कर रहे हैं। अगर उनकी तरफ से मुझे अगर किसी भी तरीके का कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है तो ये चैनल डिलीट हो जाएगी हमेशा के लिए। फिर आपसे और मेरा कॉन्टैक्ट जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाएगी और मेरी तरफ से इनकम्प्लीट रह जाएगी, क्योंकि मैं आप लोग से प्रॉमिस की हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है और आपकी जो यहाँ पे PT 365 की करंट अफेयर्स की जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगी। तो इसलिए मैं प्रिकॉशन मेजर ले रही हूँ कि मैंने सारे वीडियोज़ को जो है अभी हाइड कर दी हूँ और कोई भी वीडियोज़ आप लोग को अवेलेबल नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए। और आगे की जो मैं यहाँ पे प्लानिंग कर रही हूँ कि उनको ये प्रॉब्लम है कि मैं उनकी PDF इस्तेमाल ना करूँ, तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं PPT बना दूँगी। अब स्लाइड्स बना कर आप लोग को उसके थ्रू पढ़ाऊँगी, लेकिन मेक श्योर करती हूँ कि कोई भी टॉपिक इसमें से आपका छूटेगा नहीं। आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि प्रीवियस लेसन अभी आप लोग को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जैसे मुझे लगता है कि कोरोना की सिचुएशन अगर नॉर्मल होगी ना, जब उन लोग के कोचिंग्स वगैरह सब स्टार्ट हो जाएंगे तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगी, फिर मैं आप लोग को पब्लिश कर दूँगी, उससे पहले भी पब्लिश कर दूँगी। ठीक है, बट तब तक के लिए आप लोग डोंट वरी, परेशान मत होइए। PT 365 की आपकी लेसन्स जो आ रही है वो अभी आएगी ही, बट वो PPT फॉर्म में आएगी। क्योंकि अब PPT फॉर्म बना के तो दे ही सकती हूँ मैं आपको, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जैसे अब तक आप लोग ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी सपोर्ट किया मेरे लेसन्स को। आप लोग के बिना हमारे चैनल कुछ भी नहीं है, ये रिसोर्स पॉइंट की कहीं नामो निशान नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी कि अभी भी आप लोग थोड़ा सा संयम रखिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मेरे को, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो चुकी है और आप लोग को भी प्रॉब्लम होगी। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितना से जितना PPT बना सकूँ, मैं उस PPT के हिसाब से आप लोग को जो है यहाँ पे लेसन्स प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, और रेस्ट ऑफ द लेसन्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप लोग की विजन है इसकी प्रीवियस लेसन खत्म हो गई तो आप लोग का रिश्ता नाता यहाँ से खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। कंटिन्यू रहेगी चीज़ें, बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे, क्योंकि अचानक से क्या है ना कि PPT बनाने में टाइम लगती है और अभी इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट एनीवेज वो सारी साइड में रखते हैं और आपके लिए बस यहाँ पे सोचना है, आपकी नीड्स को पूरा करना है। मैं इस तरीके से बीच में छोड़ के आप लोग को नहीं जा सकती है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी हांगकांग कन्वेंशन के ऊपर, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है वो सेफ़ एंड इन्वायरमेंटली वो साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स ये अडॉप्ट किया गया था आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, ये अनक्लॉज है ना, इसी में आपका यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। हांगकांग की जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो भी किस लिए, तो यहाँ पे साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स जो है उसके सेफ और इन्वायरमेंटली के लिए। साथ ही ये कन्वेंशन जो है अभी तक आपका जो है ये इज़ एट टू कम इनटू द फोर्स, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी तक जो है ये अस्तित्व में नहीं आया, इट मीन्स कि ये काम नहीं कर रही है। थर्ड है कि इंडिया जो है इसको रेटिफाई नहीं करी है हांगकांग कन्वेंशन को। तो यहाँ पे आपको गलत इन स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, और सेकंड ओनली सेकंड एंड थर्ड।
तो यहाँ पे अगर मैं सही स्टेटमेंट की बात करूँ तो सही कौन सी है ये आपको बतानी है, इनकरेक्ट तो आप लोग बता दोगे। तो सही आप लोग यहाँ पे चूज़ कीजिए। पहला क्या आपको सही लग रहा है कि हांगकांग कन्वेंशंस जो है ये आपका किस लिए, क्योंकि हांगकांग अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये इसके लिए तो नहीं है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द इनकरेक्ट, क्योंकि पूछा जा रहा है। और आपको पता है ना कि इंडिया ने इसको रेटिफाई करी है कि नहीं करी है, तो ये अगर आप लोगों को नहीं पता है और ये पता है तो इससे आप लोग की आंसर बहुत ही ज़्यादा आप लोग जो है सही पहुँच सकते हो। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया जो है इसको रेटिफाई कर चुकी है। तो थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो आपकी यहाँ पे आंसर हो गई बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन अगर देख ले तो ये सेफ एंड इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप 2009 की है, जो कि अडॉप्ट किया गया था। आपका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था हांगकांग में, वो भी चाइना की 2009 में, तो वहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। और इसको अडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ना कि यहाँ पे हमारी जो दिया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। साथ ही कन्वेंशन का एम है कि यहाँ पे जो शिप्स वगैरह है, जब इसको रिसाइकिल किया जाएगा, जब वो अपने ऑपरेशनल लाइफ्स के एंड में आएगी, यानी कि कहते हैं ना कि जब कोई भी चीज़ ख़राब होने लगती है, यहाँ पे जहाज़ वगैरह ख़राब होने लगेंगे, तो उनको फिर से रिसाइकिल किया जाएगा जिससे कि उनके ऑपरेशन जो है और उनकी लाइफ जो है बढ़ सके। और ये जब इनकी ऑपरेशन ख़त्म होने वाली रहेगी, इनकी लाइफ ख़त्म होने वाली रहेगी, तो ये जो है ना किसी भी तरीके का ह्यूमन हेल्थ, सेफ्टी और जो इन्वायरमेंट है इसको किसी भी तरीके का अननेसेसरी नुकसान ना पहुंचाए, तो इस पर भी ध्यान लेके चलना है। ये जो कन्वेंशन है ये इज 8 टू कम इनटू फोर्स अभी तक नहीं आया क्योंकि इसको रेटिफाई नहीं किया गया है 50 नेशन के द्वारा। और साथ ही साथ इंडिया की बात करूँ तो ये 28 नवंबर 2019 को रेटिफाई कर दी थी, इसलिए ये न्यूज़ में थी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि है ई वीज़ा को लेकर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है कि ई वीज़ा जो है एडमिसिबल है ओनली अंडर ई टूरिस्ट वीज़ा, ई वीज़ा, ई बिजनेस वीज़ा, ई कॉन्फ्रेंस वीज़ा और ई मेडिकल वीज़ा, ई मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा कैटेगरी। सेकंड है कि ई वीज़ा जो है ये पोजेस्ड होती है एट एयरपोर्ट और सी पोर्ट। थर्ड है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो कि यहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं ई वीज़ा के लिए। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको यहाँ पे बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। ई वीज़ा की अगर बात करूँ तो बिल्कुल ये सही है, ऐसा नहीं कि ओनली वर्ड लगा दिया गया है तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, नो, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शंस ऑलरेडी दिए गए कि ये आपका जो एडमिसिबल है ये ई टूरिस्ट वीज़ा यानी कि टूरिस्ट के पर्पज़ से दिया जाएगा। ई वीज़ा मीन्स आपको ऑनलाइन वीज़ा भी मिल जाएगा, अब ये लंबे कतार में लगने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस के पर्पज़ से भी आपको वीज़ा मिल जाएगा, कॉन्फ्रेंस के पर्पज़ से भी मेडिकल वीज़ा भी मिलता है और ई मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा भी मिलती है। तो ये सारी कैटेगरी है इसकी, इट मीन्स की फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एकदम से करेक्ट है, तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं सी ऑप्शन। सेकंड क्या है कि ई वीज़ा जो है हम लोग पोजेस्ट कर सकते हैं एयरपोर्ट और सी पोर्ट में, बिल्कुल सही है, सेकंड भी यहाँ पे सही है। लेकिन थर्ड आप लोग देखिए कि जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें शंका है, लेकिन हाँ यहाँ पे हमारी ऑप्शन थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है और करेक्ट आंसर ए है। सो द ऑप्शन इज ए, ओके, ये करेक्ट है। 28 एयरपोर्ट्स है और 5 यहाँ पे सी पोर्ट है हमारे कंट्री में जिसको डेजिग्नेट किया गया है कि वो एलिजिबल है यहाँ पे ई वीज़ा फैसिलिटीज़ को आपका प्रोसेस करने के लिए। इंटरनेशनली ट्रैवलिंग जो कि यहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट है या फिर पाकिस्तानी ओरिजिन है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर वीज़ा के लिए, वो भी इंडियन मिशन में, ठीक है, वो ई वीज़ा के लिए नहीं कर सकते। ई वीज़ा किसके किसके लिए एडमिसिबल है तो देख लीजिए, बस इतनी ही कैटेगरी है जो कि यहाँ पे दी गई है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट आंसर आपको बतानी है। ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड इन कन्वेंशनल वेपन में। सेकंड है कि ये ट्रीटी को नेगोशिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन के ऑस्पिशियस में। थर्ड है कि ये रेगुलेट करती है डोमेस्टिक सेल और जो वेपन का यूज़ होता है कंट्री में, किसी भी कंट्री में, तो उसको रेगुलेट करती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि रेगुलेट करती है जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना किसी वेपन वगैरह में, तो उसको ये रेगुलेट करती है। एंड येस इट इज़ द ट्रीटी विच वॉज नेगोशिएटेड अंडर द ऑस्पियस ऑफ यूनाइटेड नेशन। बट ये नहीं है कि डोमेस्टिक सेल यानी कि आप अपने कंट्री में इसको सेल नहीं कर सकते और वेपन का यूज़ भी नहीं कर सकते हो, ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। आप अगर थर्ड को एलिमिनेट करोगे ना तो आपका यहाँ पे कॉमन सेंस से आंसर आ जाता है जो कि सी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ये ट्रीटी जो है ना डज नॉट रेगुलेट द डोमेस्टिक सेल एंड यूज़ ऑफ वेपन इन एनी कंट्री। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि सीप्री के बारे में। सीप्री स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट वन इज सीप्री इज ए इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च इन कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट। सेकेंड वन इज द इंस्टीट्यूट कॉपरेट्स क्लोजली विद द सेवरल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है और यूरोपियन यूनियन है
थर्ड है कि ट्रेंड जो हम लोग इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2018 रिपोर्ट में देखें तो ये जो रिपोर्ट है ये आपका रिलीज़ किया गया है सिपरी के द्वारा। सो आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट की बात करूँ तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो द डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल भी आप लोग देख सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें किसी भी तरीके का तिकड़मबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, थर्ड आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है ये इनके द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे फंस सकते थे। सिपरी की बात करूं तो ये आपकी जो है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जो कि यहाँ पे देखती है किसी भी तरीके का अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आर्मामेंट है, आर्म कंट्रोल है, डिसआर्मामेंट है, यानी भी किसी भी कंट्री में अगर वेपन वगैरह बना दिया गया तो उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना है, जिसको हम लोग डिसआर्मामेंट कहते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। और सिपरी डेटा प्रोवाइड करती है, एनालिसिस, रिकमेंडेशंस जो कि ओपन सोर्सेज में बेस्ट होता है, वो भी पॉलिसी मेकर्स को देती है, रिसर्चर्स को, मीडियाज़ को, इंटरेस्टेड पब्लिक को। सिपरी की बात करूँ तो वो इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द बेसिस जो कि यहाँ पे स्वीडिश पार्लियामेंट के डिसीजंस के द्वारा लिया गया, और ये रिसीव करिए एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इट्स फंडिंग जो कि यहाँ पे एनुअल ग्रांट के फॉर्म में दिया जाता है स्वीडिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए ये लोकेटेड है आपके स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में है। तो सिपरी एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि रिसर्चर्स यहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं वो यहाँ पे क्लोज कॉपरेशन में वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। ये एक अलग सी टॉपिक है जिसको कहते हैं जस्ट कॉगिन्स, तो इसके बारे में पता करते हैं, और ये आपको थोड़ा यूनिक देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि करेक्ट कौन सी है। जस्ट कॉगिन्स की बात करूं तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल जो कि यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल लॉज के फॉर्म में है, जिसको हम लोग जो है ना अलग नहीं रख सकते, सेट असाइड नहीं कर सकते। साथ ही सेकंड है कि ये जो नॉर्म्स है ना, इसको हम लोग ऑफसेट भी नहीं कर सकते कोई अलग से ट्रीटी से, जो कि दो पार्टीज़ या फिर पार्टीज़ के बीच में होती है। थर्ड है कि जस्ट कांग्रेस रूल्स जो है ना, ये सैंक्शन किया गया है वियना कन्वेंशन के द्वारा, वो भी लॉ ऑफ ट्रीटीज जो कि 1969 की है। सो कौन सी यहाँ पे करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट की बात करूँ तो ये डी है। इट मीन्स कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है तो डोंट वरी, यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। जस्ट कॉन्गेंस की बात करूँ तो इसका मीनिंग है कंपेलिंग लॉ, यानी कि ऐसा लॉ जिसको कि आप लोग को उसके साथ चलना है, उसको आप लोग साइड में नहीं रख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लोग अपना काम कर रहे हो और इस लॉ को, कानून को साइड में रख दो। तो उस तरीके के कानून को जिसको आप लोग साइड में नहीं रख सकते, उसके साथ आपको चलना होगा, कंपेल करना होगा, तो उस तरीके के कानून को हम लोग जस्ट कॉन्गेंस कहते हैं। आज की डेट में बहुत सारे स्टेट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जस्ट कॉन्गेंस के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करी है, जो कि पहले यहाँ पे रोमन टाइम्स में देखा गया था। तो जस्ट कॉन्गेंस रूल्स जो है इसको सैंक्शन किया गया है वीना कन्वेंशन के द्वारा। तो अगेन ये चीज़ आपको याद रखनी है, वो भी लॉ ऑफ ट्रीटीज़ जो 1969 की है, 1986 की है। तो ये सारी फैक्ट्स है जिसको आपको याद रखना है। अब आइए 66 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे है रायसीना डायलॉग के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली हम लोग विजन आईएएस जो PT 365 की डील किए थे, तो उसमें मैं यहाँ पे आपको बताई थी। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट वन इज द रायसीना डायलॉग बाईनियल जियोपॉलिटिकल इवेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। सेकंड वन इज द डायलॉग इज स्ट्रक्चर एज अ मल्टी स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्रॉस सेक्शनल डिस्कशन होती है, जिसमें कि किसी भी स्टेट के हेड होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, साथ ही मेजर प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव होते हैं, और मीडिया और एकेडमीज के मेंबर होते हैं। थर्ड की बात करूँ तो रिसेंटली 5th एडिशन हुई है रायसीना डायलॉग की, जो कि यहाँ पे न्यू दिल्ली में। तो देखते हैं आप में से कितने लोगों को याद है, क्योंकि रायसीना डायलॉग मुझे याद है कि मैं यहाँ पे डिस्कस करी हूँ। तो आइए देखते हैं सेकंड एंड थर्ड, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो ये आप लोग को ध्यान आ रहा होगा कि ये जो है बाईनियल जियो पॉलिटिकल इवेंट, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और यहाँ पे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे किसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है? बट ये यहाँ पे गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। और येस, ये जो है 5th एडिशन है रायसीना डायलॉग की, तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। अब थर्ड यहाँ पे करेक्ट है और फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो आप लोग यहाँ से आंसर निकाल सकते हो कि थर्ड यहाँ पे करेक्ट है और फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो ये दोनों तो नहीं होगी। अब थर्ड यहाँ पे जहाँ करेक्ट है वो ए हो गई। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस निकाल सकते हो अगर आप लोग को सेकंड ऑप्शन नहीं पता है तो भी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारी ए हो गई। 5th एडिशन है रायसीना की, और ये न्यू दिल्ली में है, और इसको 2016 से स्टार्ट किया गया था। रायसीना की यहाँ पे तो आप लोग देख रहे हो, और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये होस्ट किया गया है इस बार जो आपका है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, और कोलैबोरेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। बट ऐसा नहीं है कि ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस बार जो है कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन करके होस्ट किया गया है। ओके, तो दोनों यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान रखना है। और इसका यहाँ पे काम क्या है? मेन काम यहाँ पे होता है कि कोई भी मोस्ट चैलेंजिंग जो इश्यूज़ है जो हमारी ग्लोबल कम्युनिटी फेस कर रही है, तो उसको यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी बड़े दिग्गज है हर एक कंट्री के, वो यहाँ पे आकर बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। सर्वाइवल इंटरनेशनल ये किस चीज़ से, किस मूवमेंट से रिलेटेड है, ये आपको बताना है, और किसके हक की बात करती है ये? रिफ्यूजी,
या फिर लेप्रोसी पेशेंट, या फिर ट्राइबल पीपल, या फिर ट्रैफिक्ड ह्यूमन बींग। सो द करेक्ट आंसर इज सी, डैट इज ट्राइबल पीपल। ओके, ट्राइबल पीपल के बारे में, वी आर सर्वाइवल द ग्लोबल मूवमेंट फॉर ट्राइबल पीपल्स राइट। ओके, तो ये सिर्फ ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे चैंपियंस है ट्राइबल पीपल के लिए, और वो अराउंड द वर्ल्ड, तो इसलिए सर्वाइवल इंटरनेशनल के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आइए 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो कि है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि मेनली फोकस करती है प्रोटेक्शन करने का, वो भी कल्चर हेरिटेज वॉर और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे। सेकंड है कि ये कवर करती है ना सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि ग्रेट इंपॉर्टेंस की है कल्चर हेरिटेज को लेकर हर एक पीपल को, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो गई, आर्किटेक्चर हो गई, साथ ही साथ यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, ईरान और इंडिया है जो कि इस कन्वेंशन की सिग्नेटरी है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि करेक्ट कौन सी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इट कवर्स ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द कल्चर हेरिटेज ऑफ एवरी पीपल। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही यहाँ पे कवर किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो जैसे ही आप इसको एलिमिनेट करोगे सो आप यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हो, दैट इज़ सी। अगर हम लोग देखें जो अनपैरेलल्ड डिस्ट्रक्शन हो रहा है कल्चर हेरिटेज का वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुआ था, तो जो वर्ल्ड की नेशंस हैं उन्होंने द हेग 1954 में अडॉप्ट करी थी, और इस कन्वेंशन में क्या था कि प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इट मीन्स कि इस तरीके का वॉर वगैरह होता है तो उस समय जो आपकी कंट्री की कल्चर प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे आपका कन्वेंशन बनाया गया था। तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एक्सक्लूसिवली फोकस करती है कि कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वॉर वगैरह हो या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो। तो ये कन्वेंशन जो है डिफाइन करती है कल्चर प्रॉपर्टी को एक मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो दोनों है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सको, जैसे कि आपकी लैंड वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें तो ये वाली है। तो इमूवेबल में जो यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि जैसे मॉन्यूमेंट और आर्किटेक्चर वगैरह है, तो ये भी है और आपका मूवेबल भी है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। आज के डेट में आप देखोगे तो 133 सिग्नेटरीज है कन्वेंशन की, जिसमें कि कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि यहाँ पे यूएस है, ईरान है, और हमारी कंट्री भी है जो कि इसमें इंटर हो चुकी है और इसको साइन कर चुके हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आइए 9th क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसको आईसीसी कहते हैं वो जुरिस्डिक्शंस देती है। तो कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक पे देती है ये आपको बताना है। जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मैं इसको कहूँगी। तो इसमें आप लोग चलिए आंसर दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ आईसीसी, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो डोंट वरी। यहाँ पे आपको चारों पॉइंट बहुत ही सही है। जेनोसाइड के ऊपर यहाँ पे आपका बात किया जाता है, साथ ही क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कोई भी ह्यूमैनिटी को अगेंस्ट में लेकर आप लोग क्राइम देखते हो, जैसे कि ये दोनों टॉपिक आपकी रोहिंग्या इशू के लिए आती है, जो म्यांमार में रोहिंग्या इशूज़ जो थी, तो ये दोनों साइड आप लोग देख सकते हो। वॉर क्राइम यानी कि जब यहाँ पे आपका वॉर वगैरह होता है, युद्ध वगैरह होता है, तो उस समय का क्राइम, या फिर क्राइम ऑफ एग्रेशन। सो यहाँ पे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये रोम स्टैट्यू ऑफ 1998 की है, जो फाउंडिंग ट्रीटी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, और ये एक वॉर क्राइम को डिस्क्राइब करती है कि कोई भी इंटेंशनल अटैक, अगर कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के ऊपर अगर आप लोग जानबूझ के अटैक कर रहे हो, या कोई भी बिल्डिंग के ऊपर जानबूझ के अटैक कर रहे हो जो कि किसी रिलीजन की है, एजुकेशन की, आर्ट की और साइंस की है, तो उसको यहाँ पे वॉर क्राइम कहा जा रहा है। आईसीसी की बात करूँ तो ये अपने काम करना स्टार्ट करी थी 2002 में, और जुरिस्डिक्शन जो है वो 4 मेन क्राइम में थी, पहले जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम और क्राइम ऑफ एग्रेशन। आइए स्टार्ट करते अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो रोम स्टैट्यू है ये डिस्क्राइब करती है वॉर क्राइम को, कि एक इंटेंशनली डायरेक्टिंग अटैक है, वो भी सिविलियन ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो कि आपका जो है मिलिट्री ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकंड है कि इंडिया जो है आज तक ना ही साइन करी है ना ही रेटिफाई करी है हो रोम स्टैट्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। थर्ड है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुआ कि कोई भी इंस्टेंस नहीं हुआ है किसी भी कल्चरल प्रॉपर्टी जो कि ग्रेट इंपॉर्टेंस की है, तो उसकी डिस्ट्रक्शंस का कोई भी इंस्टेंस नहीं हुआ है। सो इसमें इनकरेक्ट आप बताइए, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। सो इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है। तो पहले अगर आप लोग करेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए, तो सेकंड स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है। आज तक ना हम लोग साइन किए हैं ना रेटिफाई किए हैं रोम स्टैट्यू जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की है, तो सेकंड आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे आप लोग दो स्टेटमेंट को जो है आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे। फर्स्ट बिल्कुल सही है क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर पढ़े, यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो सिर्फ बी ऑप्शन है, जो कि थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो आइए देखते हैं, आर्टिकल 8 जो है रोम स्टैट्यूट की, वो यहाँ पर डील करती है वॉर क्राइम। कहने का मतलब है कि अगर इंटेंशनली आप किसी भी कंट्री के कल्चरल हेरिटेज के ऊपर अगर आप लोग अटैक करा रहे हो तो उसको वॉर क्राइम कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बस इतना ही दिया गया।
122 कंट्रीज़ है जो कि स्टेट पार्टीज़ है आज की डेट में, और यूनाइटेड स्टेट भी इसकी सिग्नेटरी है लेकिन अब तक रेटिफाई नहीं करी है। और इंडिया तो बड़ी बात है कि ये अब तक ना ही इसको साइन करी है ना ही रेटिफाई करी है। बहुत सारे सेवरल एग्जांपल है जहाँ पे कल्चर प्रॉपर्टी को टारगेट किया गया है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, और उस वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत हुआ था, उसके बाद भी बहुत हुआ था, तभी इस तरीके का आपका एक रोम स्टैचू बना है। 2001 में तालिबान जो है वो डिस्ट्रॉय करी थी बुद्धा की जो स्टैचू है, वो भी कहाँ पे, तो अफगानिस्तान में, और थर्ड और सिक्स सेंचुरीज़ के बीच में भी। बिटवीन 2014 से 17 के बीच में देखें तो इस्लामिक स्टेट ने बहुत सारे प्लेस जो कि रिलीजियस की है, कल्चर सिग्निफिकेंस की, उसको डिस्ट्रॉय करी है। 2015 में आईएस जो है कैप्चर भी करी थी, और एंशियंट जो सीरियन सिटी ऑफ पैलिमर है उसको भी डिस्ट्रॉय करी थी, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में था कि इससे यूपीएससी क्वेश्चंस भी पूछ बैठी थी। तो ये भी अभी भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि धमकी वगैरह दिया गया था यूएस के द्वारा कि वो यहाँ पे जो है ना कल्चर हेरिटेज को जो है अटैक करेंगे, वो भी चाइना, जब चाइना और यूएस का जो वॉर चल रहा था उस समय ये जो है इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन निकल कर आई है। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल होगी। तो आप लोग बताइए कि आउट ऑफ 10 आप लोगों को कितने मार्क्स आए, और जितनी बात मैं बोली हूँ उसको प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग को मंथली मैगजीन में मैं विजन आइज की प्रोवाइड करूँगी। मार्च की मैं आपकी 3 टॉपिक कंप्लीट कर दी थी इकॉनमी की, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन हाँ पीपीटी बनाकर ही स्टार्ट करूँगी, तो वो भी आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जैसे आप लोग को टाइटल में थंबनेल में दिखता था ना कि विजन आइज की मैगजीन है, मैं करंट अफेयर्स करके ही इस तरीके का आपका थंबनेल डालूंगी, तो आप लोग प्लीज़ समझ जाइएगा कि हाँ वो विजन आइज की है, क्योंकि अब थोड़ा प्रमोट करना कम होगा विजन आइज की मैगजीन को। ठीक है, तो आप लोग बस समझ जाइएगा, और लेसन मेरी सारी देखिएगा, क्योंकि मैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी जो अब तक प्रोवाइड करते आई हूँ। बस थंबनेल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं विजन आइज छोड़ दी हूँ, मैं कहीं से भी उठा के पढ़ा रही हूँ, नहीं, ऑथेंटिक डेटा ही मैं आप लोगों को अब तक प्रोवाइड की हूँ, तो आगे भी प्रोवाइड करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट करे, सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।